Welcome, friends. We are now again in a session that is the legal provisions of the Corporate Social Responsibility under Companies Act 2013. दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था, सीएसआर के हिस्ट्री के बारे में, सीएसआर के ब्रीफ के बारे में, सीएसआर का इन एडवेंट कैसे हुआ, सीएसआर कैसे कैसे फेस से गुजरा, वो सारा चीज़ देखा। और जो लीगल इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो जो है सो हमने देखा बिल्कुल ही ब्रीफ में। अब आइए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिटेल में जो लीगल प्रोविजंस है उस पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात है, किस पे एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो किन पे एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स? बिकॉज दिस प्रोविजन इज अंडर कंपनीज एक्ट। सीएसआर से रिलेटेड प्रोविजन और कहीं भी नहीं है एक्सेप्ट इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ पे टैक्स रिडक्शन की बात आती है। अदरवाइज किसी भी और लॉ में, आई मीन टू से कि पार्टनरशिप एक्ट में या किसी और जो बिजनेस के हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इन सब में कहीं भी सीएसआर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। सो दिस डिस्कशन इज अंडर ओनली कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो डिस्कशन किया गया हुआ है, इस वजह से ये सारे प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होंगे, ना कि किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा या कुछ सेलेक्टेड कंपनी पे होगा, क्या ये प्राइवेट पे होगा या वन पर्सन पे होगा या किन कंपनीज पे ये एप्लीकेबल होगा। तो इसमें जो फॉर्म ऑफ कंपनीज है उसके बेसिस पे कहीं कोई बाइफर्केशन नहीं दिया गया है। जबकि इसमें जो दिया गया हुआ है ये तीन जो है सो क्राइटेरिया लिया गया हुआ है। पहला क्राइटेरिया क्या चीज है, तो ये है नेटवर्थ का, दूसरा टर्नओवर और तीसरा नेट प्रॉफिट। इन तीनों को लिया गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि हमें जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है इसको समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। जो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 135 दिया हुआ है वो हमें पढ़ना है। कंपनीज रूल जो दे रखे हैं, सीएसआर के रूल जो दे रखे हैं वो हमें पढ़ना है। और इसी के तहत शेड्यूल दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में सीएसआर से रिलेटेड, वो हमें पढ़ना है। तो आइए अब एक एक करके या इन सारे प्रोविजंस को हम डिस्कशन करते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे नेटवर्थ दे रखा है। यदि जिस कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या ज्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ या ज्यादा हो और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या ज्यादा हो। क्या ये 500 करोड़ या 1000 करोड़ या 5 करोड़ का जो प्रॉफिट, टर्नओवर एंड नेटवर्थ की बात मैं कर रहा हूं, क्या ये जो है सो हर साल के लिए लिया जाएगा या कैसे लिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये चीज कहते हैं कि यदि किसी भी कंपनी का ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले इस साल, जैसे कि हम अभी चल रहे हैं 23-24 में, तो 23-24 में हम ये देखेंगे कि 22-23 में क्या चीज था। तो मीन्स कि 22-23 में यदि इनमें से किसी भी लिमिट को जो है हम क्रॉस करते हैं तो उसके लिए हमें सीएसआर में कंट्रीब्यूशन 23-24 में करना पड़ेगा। यानी कि हमने अभी अपना फाइनेंशियल, बहुत सारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो चुके हैं, बहुत सारी कंपनी के अभी होने हैं, बिकॉज कंपनीज एक्ट भी इसके लिए टाइम देता है अप टू 30 सितंबर इन नॉर्मल केसेस। तो 30 सितंबर तक टाइम देता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके तैयार होंगे तभी जाके कुल क्लियर जो है चीजें पता चलती है कि नेट टर्नओवर या नेट प्रॉफिट या फाइनेंशियल कोई भी जो इंफॉर्मेशन जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तैयार होने के बाद ही पता चलता है। तो पिछले साल हमें जो है सो कितना हमारा क्या नेटवर्थ 500 करोड़ को एक्सीड किया या उतना पहुंचा, क्या हमारा टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया, क्या हमारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया। ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशंस में हम पिछले साल कर लेंगे और फिर हम पे जो है ऐसी कंपनीज पे ये सीएसआर के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। फर्दर
जो कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स पॉलिसी रूल्स 2014 है, उन्होंने इसके कंप्लायंस ऑब्लिगेशन की एम्बिट को और भी वाइडन किया है। इसमें ये चीज है कि इंक्लूड द होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज। आप सेक्शन का प्रोविजन देखेंगे तो उसमें सिंपली लिखा हुआ है एवरी कंपनीज, लेकिन सेक्शन में रूल में लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनीज whose branches or project is in India which fulfills the criteria specified above. It means कि सिर्फ और सिर्फ ये इंडियन कंपनी की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एवरी कंपनी सेक्शन में लिखा हुआ है एवरी कंपनी, जिसे रूल में आकर के एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एवरी कंपनी वेदर इंडियन कंपनी तो ऐसा नहीं मिल सकता है, वेदर होल्डिंग कंपनी या वेदर कोई भी कंपनी हो, इवन फॉरेन कंपनी यदि यहाँ पे बिजनेस करती है और यहाँ पर इंडिया में बिजनेस करती है और इन तीनों में से किसी क्राइटेरिया में यदि वो फॉल कर जाती है, इन दैट केस उन कंपनीज पे भी ये सेक्शन 135 का जो सीएसआर का प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फर्दर सीएसआर पॉलिसी रूल्स 2014 का रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 ये चीज कहता है कि सीएसआर प्रोविजन विल आल्सो एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, यही बात जो हमने किया था, इंक्लूडिंग होल्डिंग और सब्सिडियरी एंड ए फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स ब्रांच ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया, हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इट मींस जो ये इंडियन कंपनी के लिए है, किसी भी तरह की कोई कंपनी होगी जो इन तीनों में से किसी क्राइटेरिया में फॉल करेंगे, उनके ऊपर सीएसआर का सेक्शन 135 के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे एज पर रूल 3। फर्दर क्या रूल 3 प्रोवाइड करता है कि एनी कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन इट्स अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट एज पर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 135 shall constitute a CSR committee। तो यानी कि यहाँ पे क्या चीज नहीं कह रहा है कि जो यदि होता आपने किसी साल जो है, सपोज कीजिए कि अभी जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर बीता है, इसमें आपके पास कुछ अमाउंट जो है बाकी है, अनस्पेंट अमाउंट रह गए हैं, तो उस अनस्पेंट अमाउंट को आप क्या करेंगे, उस अनस्पेंट अमाउंट को यदि रह जाता है तो उसे हम आगे पढ़ेंगे कि एक सीएसआर का जो फंड है उसमें हम उसे ट्रांसफर करते हैं और ये सीएसआर कमेटी बताएगी। इसलिए इसका प्रोविजन जो दे रखा है सेक्शन 135 के सब सेक्शन 2 to 6 में है, वो कंप्लाई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्या क्वेश्चन मान लेते हैं कि कोई ए लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड है सब्सिडियरी कंपनी, तो ए लिमिटेड ने ये इस क्राइटेरिया में फॉल कर जाती है। अभी आपने रूल में देखा कि रूल में लिखा हुआ है कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, इन सब पे ये एप्लीकेबल होता है। तो ए लिमिटेड जो है ये इन क्राइटेरिया को अचीव कर देता है, यानी कि ए लिमिटेड पे तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, तो क्या इसकी सब्सिडियरी बी लिमिटेड है तो इस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात एक चीज समझिए कि ऐसे केसेस में कि यदि होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी जो है वो सेक्शन 135 के एम्बिट में सिर्फ इस वजह से नहीं फॉल करेगी कि ये इसकी होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी जो है वो इन क्राइटेरिया में फॉल करती है, नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, इसकी वजह से यहाँ पे यदि बी लिमिटेड इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता है, इन दैट केस बी लिमिटेड डज नॉट रिक्वायर to comply with the provision of section 135। It means clearly ये चीज दिया हुआ है कि सिर्फ वही कंपनी, चाहे कोई भी रिलेशन दूसरी कंपनी से हो उसका, उस सेक्शन 135 की एप्लीकेबिलिटी उन्हीं पे होगी जो कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। सपोज यहाँ पे ए लिमिटेड नहीं फॉलो कर रहा था और बी लिमिटेड फॉलो कर रहा होता तो सिर्फ बी लिमिटेड को कंप्लाई करना था, ना कि ए लिमिटेड को। इसके लिए जनरल सर्कुलर जो आया हुआ था 2016 में, ये सर्कुलर आया हुआ था 12 जनवरी 2016 को ये सर्कुलर आया था, जिसके थ्रू ये क्लैरिफिकेशन दी गई थी, एमसीए ने ये सर्कुलर इशू किया था। अब बात आती है क्या कि यहाँ पे कितना जो है हमें सीएसआर में देना है, तो सीएसआर में सीधी सी बात है कि 2% ऑफ
एवरेज प्रॉफिट लिया जाता है पिछले 3 साल का। हमने ये तो देख लिया कि इन सब कैटेगरी में जो फॉल करेंगे तो कितना करेंगे, तो उसके लिए सिंपली ये दिया हुआ है कि पिछले 3 साल का इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का जो है प्रॉफिट लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज प्रॉफिट का 2% हमें सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना होता है। तो सीएसआर में कंट्रीब्यूट करने के लिए अब बात आती है क्या कि यदि कंपनी ने 3 साल नहीं कंप्लाई किया है, इन दैट केस क्या करेंगे, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन दैट यू विल हैव टू टेक द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 immediately preceding 3 financial year. But if the company has not completed 3 years, it's a newly incorporated company, only 1 year has been elapsed, then what the company will do? तो सेक्शन 135 सब सेक्शन 5 ये चीज कहता है कि इफ द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड 3 फाइनेंशियल ईयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन बट इट सैटिस्फाइज एनी ऑफ दीज कंडीशंस, इन तीनों में से ये कोई भी कंडीशन जो है सो ये फॉर्म पूरा करता है, इन दैट केस द कंपनी विल रिक्वायर टू constitute a CSR committee and comply with the required provisions of section 135, including spending of at least 2% of the average net profit of the company made during the period, during the such immediately preceding financial year since the date of incorporation. तो सिंपली यदि एक ही साल हुआ है तो एक ही साल का लेंगे, यदि 2 साल के बाद अचीव करते हैं, जब भी अचीव कर लेगा इन क्राइटेरिया में, इन तीनों क्राइटेरिया में से, तो आपको क्या करना है कि उस कंपनी को सेक्शन 135 की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी और उसे कंप्लाई करना पड़ेगा। फर्दर सेक्शन 135(9) क्या कहता है, where the amount to be spent by company under section 135(5), क्योंकि सेक्शन 135(5) में दिया हुआ है कि कंपनी कितना खर्च करेगी, ऑफ द कंपनी डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। मान लेते हैं कि आपका प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है और उसका 2% जो है वो लेस देन 50 लाख है, लेस देन 50 लाख है, इन दैट केस द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 135(1) और कॉर्पोरेट कमिटी जो इसमें ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमिटी, कि यहाँ पे यदि आपका कोई भी कंपनी होगी उसे सीएसआर कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है। यदि कोई कंपनी सीएसआर कमिटी का जो सीएसआर कंट्रीब्यूशन है वो 50 लाख से कम होता है तो उस केस में उसे सीएसआर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Provided under these sections, in such cases be discharged by the board of directors. तो इस फंक्शंस को कौन कंप्लीट करेंगे, इस फंक्शंस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्लीट करेंगे। ये 2020 में ये नोटिफिकेशन आया हुआ था और ये अमेंडमेंट आया हुआ था 2020 के सितंबर में ये नोटिफिकेशन आया, जो कि 22 जनवरी 2021 के बाद एप्लीकेबल हुआ है। एमसीए की इसी सेक्शन की बात हम करें, एमसीए ने फिर 11 फरवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसके हिसाब से क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन रूल 12B वाज इंसर्टेड। 12B इंसर्ट किया गया हुआ था सीएसआर कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014 में, जो क्या कहता है उसके स्टेटमेंट क्या है, जो प्रोविजन है, every company covered under the provisions of section 135(1) shall furnish a report on corporate social responsibility in form CSR2 to the registrar for the preceding financial year, that is 2020-21। सिंपली ये 2022 में जो है सो ये प्रोविजन आया था, 2022 में ये प्रोविजन आया था, तो ऑब्वियसली हमें उस समय में 2020-21 के लिए जो है सो करना होता था, 2021 के लिए करना था, तो यहाँ पे ये चीज कहा गया कि आपको CSR2 भी जो है ROC को फाइल करना पड़ेगा। एंड ऑनवर्ड्स एंड एडेंडम टू द फॉर्म AOC4 या AOC4 XBR, जो भी फॉर्म जिन पे लागू होता है, AOC4 NBFC है, एज अ केस में भी जिन पे जो फॉर्म लागू होता है, क्योंकि AOC4 तो सबको है, लेकिन AOC4 NBFC सिर्फ NBFCs के लिए है, जो इंडेस वाला है। AOC4 XBRL कुछ कंपनी जिनका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा उन पे एप्लीकेबल है, और AOC4 नॉर्मल जो छोटी कंपनीज है उन पे जो है सो जिनकी बिजनेस अभी बहुत कम है उन पे जो है सो ये लागू होता है। तो यहाँ पे क्या चीज कहता है कि हालांकि आज के समय में AOC4 बहुत ही जो न्यूली कंपनी है जिन पे CSR एप्लीकेबल है उन पे AOC4 XBRL ही यूजुअली लगता है, या यदि वो NBFC नहीं है तो।
फर्दर क्या कहता है, फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर्म CSR टू बी फाइल्ड सेपरेटली ऑन और बिफोर 30th June 2022 आफ्टर फाइलिंग फॉर्म AOC4 और AOC4 यदि, क्योंकि ये जो है सो उस साल के लिए ये चीज कहा गया था कि आप जो है सो बाद में अलग से भी इसको कर सकते हो, 30 जून तक का टाइम दिया गया था। Provided further for the financial year 21-22 form CSR to be filed on or before 31st March 2023। तो ये आया हुआ था कि आपको एक CSR फॉर्म फाइल करना है और इसकी जो है सो रिक्वायरमेंट दी गई थी। तो ये सारा जो है सो हमने देखा कि ये CSR से रिलेटेड जो एप्लीकेबिलिटी थी उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। फर्दर जो हम लोग देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो टिल देन इसमें एक बेसिक सा मैंने आपको बताया कि इसको यदि हम फिर से गो थ्रू हो जाते हैं तो इसमें हमने देखा कि एप्लीकेबल किन पे होगा, बेसिकली एप्लीकेबिलिटी की बात हमने यहाँ पे की। तो सेक्शन 135 जो है वो एप्लीकेबल होता है कि जो ये 3 क्राइटेरिया में से किसी एक को पूरा कर देते हैं। क्या होल्डिंग और सब्सिडी पे भी होगा, यदि होल्डिंग कंपनी है वो इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है तो उस पर लागू होगा या नहीं होगा। तो हर कंपनी पे इंडिविजुअली यदि वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो लगेगा, अदरवाइज इन पे कोई इस तरह के एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, हमने देखा कि क्या ये फॉरेन कंपनी पे भी होगा। यदि फॉरेन कंपनी है और उनका यहाँ पे जो बिजनेस है और वो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो फॉरेन कंपनी पे भी लागू होगा। दूसरा हमने ये चीज देखा कि यदि किसी कंपनी के पास 50 लाख से कम CSR कंट्रीब्यूशन देना है तो उस केस में उसे CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस केस में जो है सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वही सारा चीज कंप्लाई करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CSR कमेटी यहाँ पे बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फर्दर हमने देखा कि 2022 में जो है सो एक अमेंडमेंट आया हुआ था, एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिसके हिसाब से हमें CSR2 फॉर्म 2020-21 ऑनवर्ड्स CSR2 फॉर्म भी ROC को फाइल करने की जरूरत पड़ेगी और अब पड़ रही है। तो ये सारे प्रोविजन हमने थे। आई थिंक कि आपका जो है सो ये सारा चीज जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर डेफिनेशंस और फर्दर प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।